प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीडियो। यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके अभ्यास में जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। कक्षा 8 से जो साइंस या विज्ञान है NCERT की, उसका अध्याय 11 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से कक्षा 10 के विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो अध्याय शेष हैं उनके भी प्रश्नों के उत्तर आगे चैनल पर पब्लिश किए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो यहाँ हम देखते हैं इस अध्याय का पहला प्रश्न और उसका उत्तर। अध्याय का पहला प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य है, उसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उन्हें यहाँ पर भरकर ही बताया गया है किन शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। तो आप भी इन्हें देखें। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान अम्लों, क्षारकों तथा लवणों जैसे शब्दों द्वारा भरे गए हैं। तो आप भी इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लें। दूसरा जो वाक्य है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर रासायनिक से इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आगे और भी रिक्त स्थान दिए गए हैं। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो यहाँ पर ऋण से इस भाग के रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है कि यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो जो कॉपर है वह ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होगा। अगला वाक्य है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अर्थात विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर यही होगा। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो यहाँ विद्युत लेपन शब्द से इस वाक्य की पूर्ति की गई है। अध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जब किसी समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र स्वरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, विलयन के सुचालक होने के कारण समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब तक विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ विलयन सुचालक है, तो विलयन के सुचालक होने के कारण समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फलस्वरूप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। यहाँ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत धारा के कारण, और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अध्याय का प्रश्न क्रमांक 3 है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 11.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो यहाँ पर जो परिपथ बनाया गया है, यहाँ चित्र जो बनाया गया है, बीच में आप चुंबकीय सुई देख रहे हैं जो विद्युत धारा के मार्ग के बीच में है। तो हमें बताना है कि ऐसे 3 द्रवों के नाम जिनका परीक्षण चित्र 11.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। आगे देखते हैं हम इस प्रश्न का उत्तर। वह 3 द्रव होंगे नींबू पानी, नमक का जलीय विलयन और सिरका। तीनों विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, अतः जो विलयन होंगे वह होंगे नींबू पानी, नमक का जलीय विलयन और सिरका। यह 3 द्रव हैं जो विद्युत के चालक होते हैं। तो विद्युत चालक 3 द्रवों के नाम यहाँ हमने देखे। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चित्र 11.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो परिपथ दर्शाया गया है और यहाँ पर विलयन को भी रखा गया है, यह विलयन विद्युत का चालक है या नहीं, यहाँ पर यह बल्ब क्यों नहीं जलता, इस उत्तर की हमें यहाँ पर व्याख्या करना है। तो इस व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब क्यों नहीं जलता, क्या कारण हो सकते हैं, वह कारण हमें बताना है, जिन्हें हम आगे देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा,
बल्ब नहीं जलने के एक या अधिक निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, बल्ब खराब हो सकता है। यदि बल्ब खराब होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा है, बीकर में रखा विलयन आसुत जल हो सकता है, क्योंकि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा कारण है, बैटरी समाप्त हो गई है। जो परिपथ में बैटरी लगाई गई है, हो सकता है बैटरी समाप्त हो गई है, इसलिए बल्ब नहीं जलता। चौथा कारण है, परिपथ में कहीं ढीला कनेक्शन हो सकता है। यदि परिपथ को ठीक तरह से नहीं जोड़ा गया है, परिपथ में कहीं ढीला कनेक्शन हो सकता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलता। तो यह कारण है बल्ब नहीं जलने के। बल्ब खराब हो सकता है, बीकर में रखा विलयन आसुत जल हो सकता है जो विद्युत का कुचालक होता है, बैटरी समाप्त हो गई हो, या परिपथ में कहीं ढीला कनेक्शन हो सकता है। अगला प्रश्न है, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षेत्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिक्षेत्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आगे हम देखते हैं उन बिंदुओं को। द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। दूसरा है, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। तीसरा है, दोनों द्रवों की चालकता समान है। चौथा बिंदु है, द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा उसे भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ उत्तर होगा, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। जो विद्युत का अच्छा चालक द्रव होगा उसमें से विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित होगी, और जो कम चालक होता है उसमें विद्युत धारा ठीक तरह से प्रवाहित नहीं हो पाती, जिससे कि द्रव ए के द्वारा बल्ब अच्छा दीप्त होता है, तीव्र दीप्त होता है, जबकि द्रव बी से बल्ब ठीक तरह से दीप्त नहीं होता। और इसीलिए द्रव ए में बल्ब चमकीला दीप्त हुआ और द्रव बी में बल्ब धीमा दीप्त हुआ, क्योंकि जो द्रव विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उनमें से विद्युत धारा भी अच्छे से प्रवाहित होती है, तो बल्ब चमकीला दीप्त होता है। और जो द्रव विद्युत के कुचालक होते हैं या अर्धचालक होते हैं या विद्युत के धीमे चालक होते हैं, उनमें बल्ब धीमा दीप्त होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अध्याय का अगला प्रश्न है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं, तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, और यदि नहीं करता तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, शुद्ध जल या अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इससे विद्युत चालक बनाने के लिए इसमें नमक, नींबू का रस, सिरका आदि जैसी कुछ अशुद्धियों को डालना होगा, क्योंकि अशुद्ध जल विद्युत का चालक होता है, जबकि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। शुद्ध जल में यदि नमक, नींबू का रस या सिरका जैसी कुछ अशुद्धियाँ मिला दें तो वह जल विद्युत का चालन करने लगता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन अशुद्ध जल विद्युत का चालन करता है। अध्याय का अगला प्रश्न है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। कहीं पर आग लगी हो और फायरमैन पानी के हौज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत धारा को बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, लवणों की उपस्थिति के कारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत के झटके और शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु फायरमैन उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत को बंद कर देते हैं, क्योंकि अशुद्ध जल या लवणों की उपस्थिति के कारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। और जब ऐसे में या विद्युत धारा चालू होने पर फायरमैन पानी के हौज या पाइपों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें विद्युत के झटके और शॉर्ट सर्किट से हानि हो सकती है। तो विद्युत के झटके और शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु फायरमैन उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत धारा को बंद कर देते हैं। अध्याय का अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने समपरिक्षेत्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो देखते हैं आगे प्रश्न का उत्तर होगा, समुद्र के पानी में लवणों की अत्यधिक मात्रा घुली हुई होने के कारण यह पीने के पानी की तुलना में विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। इसीलिए समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। समुद्र का जल अशुद्ध होता है, जबकि पीने का पानी कुछ हद तक शुद्ध होता है। समुद्र के पानी में लवणों की मात्रा अत्यधिक होती है, पीने के पानी में लवणों की मात्रा कम होती है।
तो समुद्र के पानी में लवणों की अत्यधिक मात्रा घुली होने के कारण यह पीने के पानी की तुलना में विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। इसीलिए समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, अम्ल की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, इसीलिए तेज वर्षा के समय विद्युत तारों की मरम्मत करना सुनिश्चित नहीं होगा। ऐसा करने पर लाइनमैन को हानि हो सकती है, उसे विद्युत के झटके लग सकते हैं। तो अम्ल की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, इसलिए तेज वर्षा के समय विद्युत तारों की मरम्मत करना लाइनमैन के लिए सुरक्षित नहीं होता है। अध्याय का अगला प्रश्न है, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके समपरिक्षेत्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। वायु की गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। अम्ल की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन कर सकता है, इसलिए समपरिक्षेत्र से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई में विक्षोभ देखा गया है। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। आपने अम्लीय वर्षा के बारे में भी सुना है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो वायु की गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। अम्ल की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन कर सकता है, इसलिए समपरिक्षेत्र से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई में विक्षोभ देखा गया। अध्याय का अगला प्रश्न है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाना है जिन्हें विद्युत लेपित किया गया हो। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम पर क्रोमियम का लेपन होता है। बनावटी आभूषण चांदी या सोने से लेपित होते हैं। कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं। लोहे के सामानों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची यहाँ पर हमने देखी। साइकिल का हैंडल, पहियों का रिम, बनावटी आभूषण, कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे और लोहे के सामानों को भी जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अध्याय का अगला प्रश्न है, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 11.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए? कारण भी लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे हम देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा, अशुद्ध कॉपर छड़ धन टर्मिनल से और शुद्ध कॉपर छड़ को ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होकर निक्षेपित हो जाता है। हमने देखा कक्षा 8वीं विज्ञान अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो सकें। और इस वीडियो को, यदि वीडियो अच्छा लगा, प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे, तो इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि सभी को इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।